चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो एक चीज है, इंडेक्स पर भी ना ये सर्किट लगता है। इंडेक्स पर भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट होते हैं। इंडेक्स निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आपका ये निफ्टी फाइनेंस, ठीक है। अब ये जो लिमिट होती है ना सर्किट की, 3 लिमिट होती हैं इंडेक्स की। ये इतना ही ऊपर भी जा सकता है और इतना नीचे भी जा सकता है। अब देखो एक शेयर है मान लेते हैं जिसकी टोटल मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ की, वो 10% का सर्किट लगा देता है लोअर सर्किट, तो कितना मार्केट कैप उड़ गया उसका? 10,000 करोड़। नॉर्मल है ना? मार्केट कितने लाख करोड़ का है? मार्केट कितने लाख करोड़ का है? टोटल हमारा स्टॉक मार्केट यानी एनएससी का मार्केट कैप अगर देखोगे तो कितने का है? अप्रॉक्स 450 लाख करोड़ का, यानी 450 ट्रिलियन का, ठीक है। ट्रिलियन सोचो कितना होता है ना, मेरे को तो गिनती भी नहीं आती सच में कि कैसे लिखना है। ट्रिलियन लिखना है तो कैसे लिखूं, मुझे पता भी नहीं है, एंड आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नीचे गया, एरोड हो गया 10,000 करोड़, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर 450 लाख करोड़ के मार्केट कैप का 10% कितना हुआ यार? सोचो, दिमाग खिलाने वाला। 45 लाख करोड़, इतना हमारा 1 साल का बजट भी नहीं है। खर्चा होता है हमारा 42 लाख करोड़ का, ऐसे उड़ गया। नॉर्मल फिनोमेना है ये, अब नॉर्मल है, डेली नहीं होगा, और जब होगा तो पैनिक की वजह से होगा। वो पैनिक किस वजह से आ सकता है? इलेक्शन रिजल्ट, टेररिस्ट अटैक, वॉर, कोरोना, इन वजह से आएगा ना। तो जब भी ये चीजें होती है ना, नॉर्मल नहीं होती मार्केट में। और इलेक्शन रिजल्ट पे ना 10% मार्केट नीचे गया था, आपने देखा था, अच्छे 10% लगा दिया था बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी के शेयर्स देखे थे कैसे धराशायी हो गए थे, 20% के सर्किट पे आ गए थे वो। अब है ना, आप समझो कि ये कॉमन फिनोमेना नहीं है। तो जब भी ये होगा ना मार्केट में एक पैनिक आ जाएगा, और उस पैनिक में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आना पड़ता है आपको कंट्रोल करने के लिए कि देखो सारी चीज़ें सही हैं, आप अपना विश्वास बना के रखो, मार्केट दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। और इसीलिए ना इस मार्केट में 20% का सर्किट जब भी लग जाएगा ना किसी भी पॉइंट इन टाइम, पूरे दिन मार्केट में हॉल्ट लग जाएगा, अगले दिन ही ट्रेडिंग होगी, फिर रिज्यूम होगी, ठीक है। और जब ये 10% का लगता है ना तो मार्केट को रोक दिया जाता है, और ये 5-7 मिनट के लिए नहीं रोका जाता, बाकायदा 45 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे के लिए रोका जाता है, और ये टाइम वाइज होता है, ठीक है। सो मार्केट के जो सर्किट होते हैं 10%, 15% और 20% के होते हैं। अब ये 20% का सर्किट ना मैंने एक बार देखा अपने करियर में, 2009 में जब इलेक्शन रिजल्ट आया था। जी सर, 2009 में ये अपर सर्किट लगा था, ठीक है, एंड लोगों की लॉटरी भी लगी थी जिन्होंने खरीदा होगा, ठीक है। तो ये मार्केट के केस में, तो सबको समझ में आ गया? आगे चल सकते हैं? क्वेश्चन बोलिए। तो जैसे कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गई पीछे, हाँ। भी किसी लोग में आई गेस 2019 में कोविड के टाइम मार्केट क्रैश हुई थी, तो उसमें सबका लॉस होता है कि कई लोग प्रॉफिट भी बनाते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो इसका मैं 2 आंसर कर सकता हूँ। पैसा कमाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, इनफैक्ट 3 चीज़ें चाहिए। पहला पेशेंस, दूसरा एक्सपीरियंस, और तीसरा नॉलेज। अब मैं ये बोलूँगा कि किसी समझदार इंसान ने अगर 8,000 रुपये पे पैसा लगाया ही होता तो उसने तो मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट किए मार्केट से, और किसी ने 12,000 पे लगाया होता तो 8,000 पे वो घबरा गया था, उसको लग रहा था कि यार मार्केट में कुछ बचेगा नहीं, वो बेच कर निकल गया होगा। अब वो का था कौन जो 12,000 पे खरीद के 8,000 पे निकला? जिसके पास या तो पेशेंस नहीं था, या नॉलेज नहीं था, या एक्सपीरियंस नहीं था। अगर ये होता तो वो 12 पे भी खरीदता, 8 पे भी खरीदता, 7 जाता तो वहाँ भी खरीदता, ऐसे ही होगा ना। तो सवाल का जवाब क्या है? ऐसे लोग कोविड में ही नहीं, ज़िंदगी भर नुकसान करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज और पेशेंस की कमी होती है। तो पैसा कमाने के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको सही ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी है, यानी सीखना ज़रूरी है, उसकी सही एप्लीकेशन करना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, और पेशेंस टॉप ऑफ ऑल रखना ज़रूरी है कि जो आपने ख़रीदा है वो सही चीज़ खरीदिए और पेशेंटली उसे होल्ड करिए। टारगेट आएगा तो आप पेशेंटली उसे निकाल देंगे फिर, ठीक है। इस तरह से पैसा बनता है। हाँ जी,
एंड सर अगर मार्केट जैसे क्रैश हो रहा हो, पता है कि क्रैश हो रही है, तो हम पहले सेल करके बाय भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। देखो ट्रेडिंग इज 70% साइकोलॉजी, 20% टैलेंट, 10% पेशेंस। उल्टा कर दो, मुझे नहीं पता किसने लिखा है। 70% पेशेंस। देखो मैं ना तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? अब ये रियल केस सिनेरियो है। देखो एक चीज़ है, अमेरिका में ना एक टेस्ट हुआ जिसका नाम था मार्शमैलो टेस्ट। इंटरनेट करना, गूगल करना, आपको टेस्ट के बारे में पता चलेगा। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बड़े शरारती होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बच्चे को आप बोलो बेटा ये नहीं करना, क्या वो बच्चा मानेगा? नहीं, बच्चे का जो मन करेगा ना वो करेगा। तो वो टेस्ट पता है किसके बेसिस पर हुआ था? वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहते थे, और स्पेशली उन्होंने बच्चों को लिया जो एज ग्रुप था 4 से लेकर 7-8 साल तक। अब इसमें 40-45 बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया। मान लेते हैं यही वो कमरा था जहाँ पे वो बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है? एंड सबको ना मिठाई दी गई। मार्शमैलो टेक्निकली वैसे मिठाई को ही कहते हैं। अभी मार्शमैलो का टुकड़ा दिया गया, सबको दिया गया, एंड सबसे एक बात बोली गई, और इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, सर्विलांस किया जा रहा है थ्रू कैमरास। तो इन सबको बोला गया कि बेटा देखो, आपको ये दिया गया है मिठाई, ये खाना नहीं है, नहीं खाओगे तो एक और मिलेगा। तो बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या? नहीं आती। अब आधे बच्चों ने क्या किया, वो मिठाई खा ली। उनमें से आधे जो बच्चे थे थोड़ी देर तक रुके, उन्होंने देखा कि नहीं यार 2 मिलेंगे। तो कहते हैं ना, जब आपके बराबर वाला खा रहा है तो आपका मन भी कर रहा है खाने का, तो आपने बराबर वाले को देखकर अपना पेशेंस लूज किया। पर कुछ 10 बच्चे के आसपास उसमें से उस चीज़ पर ओवरकम कर पाए कि उन्होंने नहीं खाया, और उन बच्चों को अगले 30 साल तक, 40 साल तक और रिसर्च किया गया। तो ये फाइंडिंग्स मिली कि जिन बच्चों ने वो मार्शमैलो का टुकड़ा नहीं खाया था, वो बच्चे अपने जीवन के हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हुए। चाहे वो करियर था, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ थी, हर जगह वो सक्सेसफुल थे। तो एक कंक्लूजन निकाला गया कि जिन लोगों में पेशेंस होता है ना, वो अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। और बिजनेस करने के लिए पेशेंस चाहिए ना। एक छोटा सा केस स्टडी देता हूँ आपको। बहुत सारी कंपनीज में टेस्ला का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। तो टेस्ला कंपनी 2003 में बनी थी, और इसका जो पहला प्रॉफिट आया था वो 2013 में आया था, इनफैक्ट 12 में आया था। तो 9 साल लग गए प्रॉफिट जनरेट करने पे। तो एलन मस्क ने क्या कंपनी बंद कर दी या काम करना बंद कर दिया? 9 साल तक डेडिकेटेडली काम किया ना, और 9 साल के बाद कितना कमाया उसने? आज देख लो यार, क्या है उसके पास, क्या नहीं है उसके पास, ये देख लो। तो पेशेंस इज अ की टू सक्सेस, मैं ये मानता हूँ। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या रियल जीवन, पेशेंस चाहिए होगा आपको। तो आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिला। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे चलें। परफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद, जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और उस पैसे को टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं मार्जिन। अब सबसे पहली चीज कि मार्जिन क्या होता है और ये क्यों लिया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो मार्जिन है ना, ये हम कहते हैं कि जो भी आपने अपने ब्रोकर को एक इनिशियल अमाउंट दिया है जिससे आप बाय या सेल कर पाए, उसे कहते हैं मार्जिन। अब सोचिए कि आप बिना मार्जिन के काम करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बताइए। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये होगी कि अगर किसी ने मार्जिन दिया नहीं और लॉस कर दिया, तो बोलेगा भाई मैं तो मजाक खेल रहा था, तुमने मुझे काम ही क्यों करने दिया। तो सामने वाला जिसने प्रॉफिट किया उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो लॉस प्रॉफिट सेटल हो पाए, इसके लिए जरूरी है कि मार्जिन डिपॉजिट किया जाए। तो मार्जिन क्यों लिया जाता है? ताकि गारंटीड सेटलमेंट ऑफ लॉस प्रॉफिट हो पाए, इसलिए मार्जिन लिया जाता है। चाय सिर्फ पानी से बनती है क्या? चाय में शुगर भी आती है, दूध भी आता है, चाय पत्ती भी आती है, अदरक भी आता है, तब चाय बनती है। तो सर चाय तो कंपोनेंट से बन रही है ना, ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये अलग अलग तरह के मार्जिन है, और चाय जो है ये कोर प्रोडक्ट है। तो मार्जिन तो कोर हो गया ना, बट उसमें पोर्शन तो अलग अलग हो सकते हैं, वही बात है। आ गया समझ में? तो जो टोटल मार्जिन आप दे रहे हो ना सर, उसमें कंपोनेंट है वैल्यू एट रिस्क। अभी पूछिए अगर अब भी कोई डाउट है तो। सर क्या हम वैल्यू एट रिस्क मार्जिन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 25% तक ही ये गिर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं, अभी मैं बताता हूँ आपको जी। इसका मतलब क्या ये है कि जैसे हमने हमारे बैंक में 1 लाख पड़ा है जी, और हमने एक शेयर खरीदना है 100 जी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मान लो 100 शेयर 100 रुपये का है, 10,000 का शेयर है, तो हम वो 1 लाख में से 100 शेयर के पैसे हमने अपने ब्रोकर के पास। नहीं सर ऐसा नहीं, मैं आपको ना और एग्जांपल देता हूँ सिंपल वाला। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है मेरा सर, वो बहुत भोला है बेचारा। तो वो ना मतलब वो स्टॉक मार्केट में रोज़ नुकसान कर रहा है, वो 100 रुपये रोज़ नुकसान कर देता है। तो मैंने ना उसको 200 रुपये डाल के दे दिए अकाउंट में अपने, और बोला तू कितना मर्जी नुकसान कर ले,
तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो 100 रुपये करेगा, 100 रुपये करेगा ना, क्योंकि 100 ही कर रहा है। तो ये जो 100 रुपये है ना, उसका मैक्सिमम जो रिस्क है इन 200 रुपये में से, वो तो 100 रुपये ही हुआ ना, क्योंकि उसका मैक्सिमम रिस्क ही 100 रुपये, रोज ही नुकसान 100 रुपये ही करता है, ये मैक्सिमम है। तो इसी को मैं बोलूँगा वैल्यू एट रिस्क इंट्राडे के लिए। पर एक बात बताओ, वो तो आज 100 रुपये लॉस करके जा रहा है ना, तो 100 रुपये अगले दिन भी तो करेगा, पर वो तो अगले दिन की बात है ना, एक दिन में तो 100 रुपये ही करे ना उसने। तो ये जो मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एट रिस्क। अब ये हर एक स्टूडेंट का अलग होगा ना, किसी का हो सकता है कोई 200 रुपये ही उड़ा दे, कोई हो सकता है 2 लाख भी उड़ा दे। तो मैक्सिमम जो लूजिंग कैपेसिटी है वही है वैल्यू एट रिस्क इंट्राडे का, और हर शेयर का ये अलग होता है, ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर शेयर का है जी। तो हमारे एग्जांपल में हम ये मान रहे हैं कि भाई 100 रुपए का एक स्टॉक है और वैल्यू एट रिस्क मार्जिन इसका 25% है, और ये मैंने तय नहीं किया, ये एक्सचेंज ने खुद तय किया बेस्ड ऑन इट्स रिस्क। तो कितना हुआ 100 रुपए का 25%, 25 रुपए। तो ये जो 25 रुपए मार्जिन है, हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल। अब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ना लीवरेज मार्जिन होता है, जो आपका ब्रोकर आपको उधारी प्रोवाइड करता है। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है, इसमें वैल्यू एट रिस्क को ऐड करते हैं, 5.1 ऐड करते हैं सबसे पहले, इट्स ओके सर, और 1.5 1.5 जैसे जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है ना, इसको एक्सचेंज ऐड करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। तो अभी सिर्फ यहां तक समझिएगा, ये अगला चीज है, इसे अंडरस्टूड हो जाएगा फिर ये। अब ये कितना है हमारा 25%, ये 5% मान लेता हूँ राउंड ऑफ करने के लिए, तो कितना हुआ, तो ये परसेंटेज में 30 हो गया, और वैसे रुपए में कितना हो गया 30 रुपीज़। तो मैं 30 रुपीज़ यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब है ये 100 रुपये का शेयर है, पर आपको एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपये नहीं चाहिए, सिर्फ 30 रुपये चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 30 रुपये से 100 रुपीज़ का शेयर खरीद पाए ना, इसी को तो लेवरेज बोलते हैं, उधारी बोलते हैं, एक्सपोजर बोलते हैं। इसी 30 रुपये को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब एक्सचेंज वॉलेटिलिटी बढ़ने पर इसे भी बढ़ाएगा, तो बढ़ाता चला जाएगा 1.5% के हिसाब से, कितनी बार भी बढ़ा सकता है। हर कोई ब्रोकर चार्ज करता है सर, इसको लेने का जो 25%। सर मैकेनिज्म यही है जी, स्टैंडर्ड है। क्या चार्ज रहता है नॉर्मली इसके इसमें? आप ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज क्या रहता है? वो अभी बताता हूँ सर, इसके बाद अपने आप आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब मार्केट टू मार्केट जी, किस पे अप्लाई होता है? अप्लाई नहीं होता ये तो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, या इन्फोसिस का खरीदा, या फिर वोडाफोन का खरीदा। तो एक बात बताओ, ज़्यादा लिवरेज आपको कहाँ मिलेगी, रिलायंस के शेयर पे, इन्फोसिस पे, वोडाफोन पे थोड़ी मिलेगी। वोडाफोन में तो रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप एक्सट्रीम लॉस मार्जिन देखेंगे ना, तो वोडाफोन, येस बैंक जैसे शेयरों का वो 100% ही होता है, यानी जितना पैसा दोगे उतने ही शेयर मिलेंगे। पर रिलायंस लोगे, इन्फोसिस लोगे, तो इसमें उधारी मिल जाती है आपको 5-5 गुना, 6-6 गुना। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये मार्केट टू मार्केट, M2M क्या होता है, मार्केट टू मार्केट होता है कि आपका पोर्टफोलियो आज 1 लाख रुपए का है, और 1 लाख रुपए में से ना आपने आज 5,000 रुपये गेन किया, तो आज नेट पोर्टफोलियो चेंज आपका कितना हुआ, 5,000 रुपीज़। इसी को हम बोलते हैं M2M। और अगर लॉस किया 5,000 का, तो क्या होगा, तो भी 5,000 ही होगा। तो जो नेट पोर्टफोलियो चेंज है उसी को हम M2M बोलते हैं। ठीक है, जो भी इंट्राडे में हमारा नेट पोर्टफोलियो चेंज होगा उसको हम MTM बोलेंगे, M2M बोला जाता है वैसे से, मार्केट टू मार्केट। आप सवाल पूछो। तो जैसे कुछ कंपनीज है वो आपको लाइक 5,000 10,000 चार्ज करेंगे अपनी फीस, एंड वो आपको लाइक 2 लाख रुपए अकाउंट में दे देंगे, 3 लाख रुपए दे देंगे, बट उसके पहले वो आपको 3 महीने ऑब्जर्व करती है। अच्छा, ठीक है, कैसे हाँ बिल्कुल ऐसी कंपनियां होती हैं, हाँ ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं, वो जनरली इंडिया बेस्ड नहीं होती हैं, वो US बेस्ड होंगी, दुबई बेस्ड होंगी। वो कंपनियां ट्रेडर को बेसिकली टारगेट करती हैं। आप अपनी काबिलियत दिखाओ उनको, वो आपको फंड देंगी, और देन उनके पैसे से पैसा बनाओगे तो आपको भी कुछ कमीशन शेयर करेंगी। ऐसी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों में आपको क्यों जाना चाहिए। यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं सभी ईमानदार लोग हैं, पर सबको अगर आज लोन लेने जाए ना, तो सबको एक बराबर लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका क्रेडिट स्कोर अलग अलग है। तो क्रेडिट स्कोर क्या है, हमारी क्रेडिबिलिटी। तो हर एक शेयर की क्रेडिबिलिटी भी तो अलग है, इसलिए मार्जिन भी अलग होगा, है ना। ये वेल कनेक्टिंग वो था, एंड आई होप। तो क्या ब्रोकर के बिना मार्केट में काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट ब्रोकर ही क्यों, तुम मेरे बिना भी मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। अगर मैं सही ज्ञान ही नहीं दूंगा तो लॉस होगा, ध्यान रखना। और ये मैं बड़ा हम्बल वे में बोल रहा हूँ, मुस्कुराते हुए।
सच्ची बात है। यहाँ पे ना अभी तुम्हें मतलब अभी तो सारे मेरे नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, अफनान थोड़ा बहुत बता सकता है, ठीक है, बाकी तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं ना उनसे पूछ लेना तुम। ट्रेडिंग लाइक इफेक्ट करती है कि आप कौन सी कंट्री में हो? तो क्योंकि ऐसे सुनते हैं कि दुबई में बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है और इंडिया में नहीं होती। देखो ये ना माइंडसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब दुबई जाते हैं ना तो वहाँ पर ना चीज़ें, दुबई क्यों, आप अमेरिका में जाओ, यूके में जाओ, भाई यहाँ भी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, दुबई में भी मिल रही हैं, अमेरिका में भी मिल रही हैं, यूके में भी मिल रही हैं। डिफरेंस क्या है दोनों जगह? क्वालिटी का, सिर्फ क्वालिटी का ना। पर एक बंदा इंडिया से दुबई जा रहा है, क्यों जा रहा है? ट्रेडिंग करने के लिए, सिर्फ अपने टैक्स को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ जो वो कमा रहा है ना वो टैक्स फ्री है, यहाँ पे सरकार टैक्स ले रही है 30%, तो वो टैक्स बचाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, इसलिए नहीं कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है या कुछ चीज़ें मिल रही हैं। और दूसरी चीज़, जितने भी यूट्यूबर है ना आप देख लेना, बड़ी बड़ी जिनके पास गाड़ियाँ हैं ना, जो खरीद नहीं सकते हैं वो रेंट पे लेके आते हैं, पता है ना आपको। तो दुबई ना एक शो ऑफ का ना एक वो हो गया है, प्लेस हो गया है कि आप जाओ और अपने आप को अरबपति साबित कर दो। सिर्फ 2-4 लाख रुपए खर्च करो और आपके परसेप्शन ऐसा बन जाएगा कि आपके पास सैकड़ों करोड़ है, तो भोकाल बन जाएगा इन शॉर्ट। जैसे मैं कनाडा में हूँ तो मैं इंडिया में ट्रेडिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आप अमेरिका में भी कर सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो। समझाता हूँ, लिख कर समझना आता है सबको, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स की। आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए कहाँ पे आप ट्रेड करते हो? इंडियन मार्केट में। पर जो फॉरेक्स है ना, जो फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स में जब आप काम करते हो तो क्या कोई इंडियन प्लेटफॉर्म है जिस पे काम कर सकते हो? तो जवाब है नहीं। कोई भी कंपनी होगी वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो अब जब इंडिया में सर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपका कोई आईटी लॉ के थ्रू आपका टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं बनती। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक अकाउंट खोलते हो, इंडिया में ही खोल लो, पर वो है तो बाहर की कंपनी ना। अब आपने क्या किया, आप विदेश चले गए, ठीक है। अब जब आप कन्वर्ट कराओगे तो आपका कन्वर्जन आएगा यूएसडी में या बिटकॉइन में। अब अगर यूएसडी से भी कन्वर्ट करते हो तब भी आपको दिरहम मिलेंगे, और बिटकॉइन से करते हो तब भी दिरहम मिलेंगे। तो जब दिरहम मिलेंगे या आपने वहाँ से यूएसडी में भी कन्वर्ट किया तो इंडियन डिपार्टमेंट तो उस पर कोई भी एक तरह से टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकता ना, क्योंकि ना तो आपने इंडियन मार्केट के प्लेटफॉर्म पे वो काम किया है और ना ही उसकी कंट्री में किया है। तो आप टैक्स बचाने के लिए कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं दुबई में, ठीक है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं कमा रहे, मेरे ही जानकार हैं जो कमा रहे हैं। तो डिपेंड करता है सर, ठीक है। पर ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं है, ध्यान रखना, मोटिवेट मत हो जाना ये सोच के कि हम भी कमा लेंगे। हर कोई नहीं कमा रहा है, लोग लॉस भी कर रहे हैं, ठीक है। आई होप। अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करूंगी मुझे भी टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल टैक्स लगेगा भाई। टैक्स से कोई नहीं बच पाया, ना आप ना मैं ना कोई और। चलो जो एक क्वेश्चन है। हाँ नहीं, टैक्स तो देना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। अगर हम इंडिया में हैं और हम आईटी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम वो भी हमसे चार्ज तो नहीं कर सकते ना कोई टैक्स? तुम आईटी कंपनी में काम कर रही हो? इंडिया में रह के आईटी कंपनी में, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं हम। नहीं, देखो पहले तो समझो, इंडियन आईटी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो जो सैलरी आ रही है तुम्हारी कहाँ से आ रही है? यूएसडी में आ रही है। जी सर। यूएसडी में आ रही है। देखो दो चीज़ें हैं। अब अगर यूएसडी में सैलरी आ रही है तो यहाँ पे तुमने जो एक अकाउंट होता है ना, कौन सा वाला? एनआरओ। वो एनआरओ अकाउंट खुलवा रखा है तो तुम्हारा सारा पैसा वाइट है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर अगर नॉर्मल सिटीजन वाला अकाउंट है जो मेरे पास या आपके पास है तो उस पर टैक्स बनेगा आपका, ठीक है। चाहे आप किसी भी वो करना पड़ेगा। वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कंपनी टीडीएस काट के सैलरी देगी आपकी। बट इनको वहाँ पे करना पड़ेगा। नहीं सर, ना हमारी कंट्री में करना पड़ेगा सर। जी। सर एट द एंड ऑफ द ईयर इंडिया में टैक्स वापस भी आता है? बिल्कुल आ जाता है, अगर तुम 7 लाख से कम कमाते हो तो। अब आपके पास एक डीमेट अकाउंट है मान लेते हैं। अब ये डीमेट अकाउंट में आप क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ये ट्रेडिंग जब आप करते हो तो कैसे करते हो? आपने कुछ बाय किया, कुछ सेल किया, करेक्ट? ऐसे ही होता है। जो बाय सेल करते हो ना, इसको बोला जाता है टर्नओवर। क्या बोला जाता है? अब एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपए का बाय किया, 10 लाख का सेल किया, तो टोटल टर्नओवर हो गया आपका 20 लाख का, ठीक है सर। अब ये जो 20 लाख है ना, इस पर आपका लगेगा टैक्स, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी? देखो, एक दिन में हो सकता है सर, 1 घंटे में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, ठीक है।
यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितने रुपए का खरीदा और कितने रुपए का बेचा, ठीक है सर। अब यहां पर सबसे पहले तो आपका जो ब्रोकर है ना, जिसने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा, ठीक है। दूसरा, सरकार लगा देगी जीएसटी, फिर सरकार लगा देगी एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी में सीटीटी होता है, ठीक है। अभी बताता हूँ सर, ये हो गया आपका। फिर टर्नओवर चार्ज होते हैं एक्सचेंज के, एक्सचेंज चार्जेस, फिर सेबी चार्जेस, फिर स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। और ये देख रहे हो 6 तरह के टैक्सेस होते हैं। अब ये सारे के सारे टैक्सेस किस पे लगते हैं? टर्नओवर पर। तो ये जो ब्रोकरेज है किसकी जेब में जाती है? ब्रोकर की। और ये सारी चीज़ें सरकार की जेब में जाती हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदते देखते हैं ना, तो इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, टर्नओवर टैक्स भी बोलते हैं इसको। ये साथ साथ हो जाता है? हाँ जी, इधर खरीदा, वो हमें टैक्स भरने के अलग से? ना 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 ना, अभी बताता हूँ, पहले ये समझिए। मैं बताऊंगा सर, गाइड करूंगा आपको। सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं तो एक पैसा। हाँ जी, ये सेबी चार्जेस हैं, सेबी चार्जेस, और ये स्टैम्प ड्यूटी। हाँ, डीपी चार्जेस भी लगते हैं भाई। देखो, 7वां होता है डीपी चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस भी होते हैं। चलो आप ये समझ लो, नॉर्मली इससे कुछ भला नहीं होना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। कॉन्ट्रैक्ट नोट में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब कितनी सारी तरह के चार्जेस हैं आप देख लो। ये आसान नहीं है काम, पर ये छोटे छोटे होते हैं, पीनट की तरह, इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। 10 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हुआ और आपकी ब्रोकरेज है 1 पैसा। डिवाइड करो इससे, कितना हुआ? 10 लाख को 1 पैसे से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 0.0, यानी 100 रुपये आएगा मुझे, 100 रुपये आएगा, 100 रुपये आएगा। तो ये जो 100 रुपये है, यही आपका ब्रोकरेज है। बिल्कुल सर। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, अभी तो माइंडसेट आपका हिला दूंगा थोड़ा सा। एक चीज़ बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि ब्रोकरेज तो 0 ही होती है हमेशा। ये तो सिर्फ हमारा सेंस होता है कि हम कितना पेन लेके काम कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।